प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं के.आर. मीना, प्राचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा, एमए फाइनल, पेपर 6 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज का टॉपिक हमारा है क्षेत्रीयतावाद। देखिए, विकासशील समाजों की एक महत्वपूर्ण समस्या राष्ट्रीय एकीकरण की रही है। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया इन देशों की राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में विकासशील देशों के राजनीतिक विकास को समझा जा सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण के भावात्मक तत्वों की जब हम खोज करते हैं तो हमारा ध्यान उन जातीय, भाषागत, धार्मिक, क्षेत्रीयता पर आधारित परंपरागत निष्ठाओं की ओर जाता है, जो संकीर्ण क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देती है। क्षेत्रीयतावाद का अर्थ, देखिए, क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। क्षेत्र शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। मूल रूप से किसी क्षेत्र को जोड़ने वाली कड़ी, सांस्कृतिक समानता, कल्चर इक्वलिटी है, और किसी भौगोलिक प्रदेश को भी क्षेत्र के आधार पर संबोधित किया जा सकता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और अपने निवास के आसपास की भूमि से उसका भावात्मक संबंध स्थापित हो जाता है तथा कालांतर में अपने पूरे क्षेत्र के प्रति उसकी निष्ठा विकसित हो जाती है। इस दृष्टि से क्षेत्र एक तरह से समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जाता है। क्षेत्रवाद से तात्पर्य एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद से अभिप्राय यह है, राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति व्यक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रवाद राष्ट्रवाद की अवृद्ध भावना का विलोम है और इसका उद्देश्य संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति करता है। इस प्रकार क्षेत्रवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें क्षेत्र विशेष के लोग अपने लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों का अधिकाधिक मांग करते हैं, चाहे इससे राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात होता हो। भारत में क्षेत्रवाद आज भारत के राजनीतिक व सामाजिक जीवन में अत्यंत व्यापक घटना है और निकट भविष्य में भारतीय राजनीति में इस प्रवृत्ति से मुक्ति के कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे। डॉक्टर इकबाल नारायण के शब्दों में
क्षेत्रवाद की प्रक्रिया कई आयामों वाली एक अत्यंत जटिल और मिश्रित व्यवस्था है जो एक साथ ही एक समय में भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप लिए हुए है। उन्होंने भारत में क्षेत्रवाद के उदय को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि क्षेत्रवाद के उदय की जड़ें नागरिकों के मस्तिष्क में है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दोहरे व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है और उसमें उपराष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी दोनों ही प्रवृत्तियां पाई जाती है। उपराष्ट्रवादी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवादी प्रवृत्ति से पहले आती है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था और विकास की प्रक्रिया में यह अपरिहार्य तत्व है। कई बार ये प्रक्रिया अत्यंत गंभीर रूप धारण कर लेती है और इसका प्रयोग पृथकतावादी अथवा देश के हित में किया जाने लगता है। नागालैंड और मिजोरम दोनों क्षेत्रों में अलग होने के आंदोलन, गोरखालैंड की मांग का आंदोलन, असम में बोडो आंदोलन, पंजाब में खालिस्तान की मांग और आतंकवाद की भयानकता, जम्मू कश्मीर के समय समय पर लगने वाली स्वतंत्रता के नारे आदि क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति का विकृत रूप है जो अहितकर है। परंतु सामान्य रूप से क्षेत्रवाद को की भावना एवं प्रक्रिया पृथकतावाद से अलग है। इसका वास्तविक संबंध क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए दबाव डालने से है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी पाने का ये एक साधन है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की प्रकृति एवं भूमिका का विवेचन प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में क्षेत्रीयतावाद की चर्चा करते हुए लिखा है कि देश के सामने एक खतरा राज्यों के संघ से अलग हो जाने का था। कुछ लोगों ने आशंका प्रकट की थी तो प्रांतीयता की भावना व प्रदेश के लिए अधिक अधिकार व स्वायत्ता की मांग बढ़ती गई। इससे या तो देश के अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाएगा या तानाशाही कायम हो जाएगी। पृथकता की भावना उनमें ज्यादा बलवान और खतरनाक है, जहां ऐसी आर्योत्तर जातियां हैं जो भारतीय संस्कृति की धारा में पूरी तरह नहीं मिल पाई है, जैसे उत्तर पूर्व की आदिम जातियों का इलाका। कुछ क्षेत्रों में भी असंतोष है, जैसे उत्तर पूर्व में मिजो जाति, बिहार व झारखंड तथा मध्य प्रदेश में आदिवासी इलाके तथा गुजरात और उड़ीसा में आदिवासियों का स्वायत्तता का आंदोलन। राज्यों के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों के अलगाववाद के आंदोलन उठ रहे हैं। दबे हुए वर्गों और समूहों के राजनीतिक क्षेत्र में आने से अधिकार के लिए उनकी आकांक्षा से नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। विद्यार्थियों, हम भारतीय राजनीति, भारत में क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित करने वाले तत्व क्या क्या हैं, क्या भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के उदय के क्या कारण हैं, इनका अध्ययन करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे हम। क्षेत्रवाद आज भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक अत्यंत व्यापक घटना है।
डॉक्टर इकबाल नारायण ने भारत के क्षेत्रवाद को अनेक आयामों वाली मिश्रित धारणा बताया है। भारत में क्षेत्रवाद के अनेक कारण हैं या क्षेत्रवाद को प्रभावित करने वाले, क्षेत्रवाद को पैदा करने वाले, उदय करने वाले अनेक कारण हैं जो इस प्रकार है। भौगोलिक सांस्कृतिक कारण। देखिए, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल काजेज, इन तत्वों के अनेक खंड मिलकर तथा अन्य तत्वों के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका प्रमुख कारण व्यक्तियों में पारस्परिक सामुदायिक भावनाओं के अस्तित्व का बना हुआ है, क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति की बाल्यावस्था व किशोर अवस्था में सामाजिक स्वरूपों एवं निष्ठा संबंधी दृष्टिकोण स्थापित हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रज, राजस्थान में मारवाड़ व मेवाड़ का क्षेत्र आदि को यदि पृथक राज्यों का दर्जा दिया जाए तो वे गोवा, केरल जैसे राज्यों से तो बड़े ही बनेंगे। सांस्कृतिक, हमारे देश में अनेक भाषाओं को बोलने तथा विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिन्हें अपनी भाषा और संस्कृति पर अत्यंत गर्व है। यही कारण है कि विभिन्न संस्कृतियों वाले राज्य भारत संघ से अलग होने की बात करते हैं। भौगोलिक और सांस्कृतिक कारणों में जो पहला कारण है भूगोल तथा इतिहास। भारत को भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रों में बांटने वाला प्रथम तत्व उसकी प्राकृतिक सीमाएं हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराएं, सामाजिक मिथक और प्रत्येक इन क्षेत्रों के क्षेत्रवाद के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तमिलनाडु में द्रमुक और अन्नादुर्मुख के विकास की कहानी तथा असम की असम गण परिषद के विकास की कहानी आदि इस तत्व का द्योतक है। धर्म पृथकतावादी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने का सबसे सरल साधन है। भारत में वर्ग एवं आर्थिक संबंधों का अभाव है, इसलिए यहाँ धर्म और अधिक शक्तिशाली है। यहाँ कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यक धार्मिक संप्रदायों का केंद्रीकरण है। 11 अक्टूबर 2003 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित सूचना के असम को इस्लामी देश बनाने की साजिश से भी स्पष्ट हो जाता है कि असम के जिस क्षेत्र में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के वहाँ बसने के कारण मुस्लिम आबादी का बाहुल्य हो गया, वहाँ ISI बांग्लादेश के माध्यम से स्थानीय कट्टर उग्रवादी संगठन मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम माल्टा को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। भाषा। भारत में 22 प्रमुख भाषाएं हैं, परंतु कोई भी एक भाषा जनसंख्या के आधे से अधिक भाग द्वारा नहीं बोली जाती। भाषा की विविधता अत्यधिक सुदृढ़ होती है। तमिलनाडु तथा बंगाल का क्षेत्रवाद इसका प्रमुख उदाहरण है। जाति। लोगों, भारत में भाषागत विविधता रही है और उत्तर व दक्षिण की भाषा एक दूसरे से भिन्न रही है। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन हुआ, जिससे राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गई, अर्थात भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। जाति के संदर्भ में प्रोफेसर रजनी कोठारी ने लिखा है, यद्यपि भारतीय जाति व्यवस्था क्षेत्रवाद के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, परंतु जहाँ ये आर्थिक हितों, जैसे महाराष्ट्र में मराठा जाति भाषाई समुदायों, तमिलनाडु में तमिल भाषा और गैर ब्राह्मण जातियाँ और धर्म, पंजाब में सिख धर्म
और जाट जाति के साथ जुड़ी हो, वहाँ ये क्षेत्रवाद को प्रबल बनाने में काफ़ी सहायक होती है। विशिष्ट वर्ग और साधारण जन के मध्य अंतर। माइनर वीनर ने क्षेत्रवाद को विकसित करने वाली इस तत्व की ओर ध्यान दिलाया। माइनर वीनर ने अपने लेख इंडिया टू पॉलिटिकल कल्चर में लिखा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में दो प्रकार की राजनीतिक संस्कृति विकसित हो रही है जो समाज के विभिन्न स्तरों में सक्रिय है। इनमें से एक संस्कृति जिला स्तर पर पाई जाती है। दूसरा जो कारण है, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीजन्स। भारत के कुछ राज्यों के क्षेत्रों का अधिक आर्थिक विकास हुआ है तो कुछ आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ गए और इस आर्थिक पिछड़ेपन ने उनमें असंतोष को जन्म दिया और इस असंतोष ने क्षेत्रीयतावाद को उत्पन्न किया। वे अपने लिए पृथक राज्य की मांग करने लगे। जैसे बिहार में झारखंड, उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्यों की स्थापना के लिए इसी भावना से प्रेरित होकर प्रबल जन आंदोलन चले और नवंबर 2000 में तीनों पृथक पृथक राज्यों का गठन हुआ। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र में पृथक विदर्भ राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन जारी है, जिसमें प्रिय विद्यार्थियों आंध्र में तेलंगाना राज्य की स्थापना हो चुकी है। इसके बाद आर्थिक कारण में जो विकास की राशि होती है उसका दुरुपयोग होता है। जहाँ भ्रष्टाचार, राज्य सरकार के विकास के प्रति उदासीनता, उनकी यथास्थितिवाद की नीति तथा दूरदर्शिता के विकास की राशि का सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए भी आर्थिक कारण से भी भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद का एक कारण माना गया है। उदाहरण के लिए हरित क्रांति पर जोर हरियाणा और पंजाब तक रहा तो औद्योगिक क्रांति एक तरीके से बम्बई, कोलकाता और चेन्नई तक सीमित रही। यहाँ पहले से क्रमशः कृषक और औद्योगिक विकास आगे था। परिणाम असंतुलन और बढ़ा, जिसने क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया। आर्थिक कारण में एक और है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक गतिशीलता की क्रियाएं सम्मिलित होती है। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षा है, संचार व्यवस्था में सुधार है, यातायात सुविधाएं और आर्थिक साधनों से नागरिकों में राष्ट्रीय जागरूकता आई है। इसके साथ ही इन लोगों में नागरिकों, समुदायों, क्षेत्रों और वर्गों में उपस्थित असमानता का ज्ञान भी हुआ है। असमानताओं की प्रतिस्पर्धा में क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक वर्ग अधिक सचेत हो जाते हैं और परिणाम ये होता है पृथकतावाद और संकीर्ण आंदोलनों का जन्म। पॉलिटिकल रीजन्स, राजनीतिक कारण। देखिए, राजनीतिक कारणों से भी क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा दिया है। कुछ राजनेता ये सोचते हैं कि यदि पृथक राज्य बन जाएगा तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से हो सकेगी। एडीएमके, डीएमके व अकाली दल आदि ने राजनीतिक कारणों से प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही तेलुगु देशम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, असम गण परिषद, शिवसेना आदि ने भी राजनीतिक कारणों से क्षेत्रीयतावाद की अग्नि प्रज्वलित की है। इन दलों के नेता ये सोचते हैं कि प्रादेशिकता की भावना बढ़ाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी की जा सकती है। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है एक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण। क्षेत्रवाद के उदय की
बड़े नागरिकों के मस्तिष्क में है। हर व्यक्ति में उपराष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी दोनों ही प्रवृत्तियां पाई जाती है। डॉक्टर इकबाल नारायण का कहना है कि उपराष्ट्रवादी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवादी प्रवृत्ति से पहले आती है। भारत में इस उपराष्ट्रवादी प्रवृत्ति के विकसित होने के अनेक कारण हैं। एकीकरण और राजनीतिक विकेंद्रीकरण की असफलता। डॉक्टर इकबाल नारायण कहते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व एकीकरण और राजनीतिक विकेंद्रीकरण की समस्या को सुलझाने में नाकामयाब रहा। इससे विभिन्न सांस्कृतिक और अल्पसंख्यक समुदायों में संशय उत्पन्न हुआ और इसका कारण भारत में क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा मिला। अत्यधिक केंद्रीकरण। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलनों में राष्ट्रीय नेताओं ने संघीय शासन प्रणाली, राज्यों की स्वायत्तता तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा भाषाई आधार पर गठन की बात कही थी, लेकिन विभाजन से भयभीत नेताओं के राष्ट्रीय नेतृत्व में सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रति अधिक रुचि पैदा हुई। संविधान में भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया गया। बाद में अनावश्यक कारणों से केंद्र तथा राज्यों के सीमित अधिकारों में भी हस्तक्षेप किया जाने लगा। इससे अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष भाषाई समुदाय के मन में ये संशय पैदा हो गया कि स्वतंत्र भारत में उनकी सांस्कृतिक अस्तित्व को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत में क्षेत्रीयतावाद कि कहीं उदय के कई कारण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और मगर मनोवैज्ञानिक तत्वों का एक जटिल मिश्रण है। ये विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के उदय के कारण, भारत में क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख तत्व, इनके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।